365 दिन, कई घंटे और कई मिनट की लगातार और अनथक दौड़ धूप के बाद मैं आखिर अपनी मंजिल पर धड़ से पहुंच गया। बड़े बाबू के दर्शन हो गए। मिट्टी के गोले ने आग के गोले का चक्कर पूरा कर लिया। अब तो आप भी मेरी भूगोल की लियाकत के कायल हो गए होंगे। इसे रूपक न समझिएगा। बड़े बाबू में दोपहर के सूरज की गर्मी और रोशनी थी, और मैं क्या, मेरी क्या बिसात, एक मुट्ठी खाक। बड़े बाबू मुझे देखकर मुस्कुराए। हाय, यह बड़े लोगों की मुस्कुराहट। मेरा अधमरा सा शरीर कांपने लगा। जी मैं आया बड़े बाबू के कदमों में बिछ जाऊं। मैं काफिर नहीं, गालिब का मुरीद नहीं। जन्नत के होने पर मुझे पूरा यकीन है, उतना ही पूरा जितना अपने अंधेरे घर पर। लेकिन फरिश्ते मुझे जन्नत ले जाने के लिए आए तो भी यकीनन मुझे वह ज़बरदस्त खुशी न होती जो इस चमकती हुई मुस्कुराहट से हुई। आंखों में सरसों के फूल खिल गए। सारा दिल और दिमाग एक बागीचा बन गया। कल्पना ने मिस्र के ऊंचे महल बनाने शुरू कर दिए। सामने कुर्सियों, पर्दों और खस के टट्टियों से सजा सजाया कमरा था। दरवाजे पर उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी और इजानिब एक कुर्सी पर शान से बैठे हुए सबको उसका हिस्सा देने वाले खुदा के दुनियावी फ़र्ज अदा कर रहे थे। नज़र मियाज का तूफान बरपा और मैं किसी तरफ एक आंख उठाकर न देखता था कि जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। अचानक एक शेर जैसी गरज ने मेरे बनते हुए महल में एक भूचाल सा ला दिया। क्या काम है? हाय रे यह भोलापन! इस पर सारी दुनिया के हसीनों का भोलापन और बेपरवाही निसार है। इस ड्योढ़ी पर माथा रगड़ते रगड़ते 365 दिन, कई घंटे और कई महीने गुजर गए। चौखट का पत्थर घिसकर ज़मीन से मिल गया। ईदू बिसाती की दुकान के आधे खिलौने और गोवर्धन हलवाई की आधी दुकान इसी ड्योढ़ी की भेंट चढ़ गई। और मुझसे आज यह सवाल कि क्या काम है? मगर नहीं, यह मेरी ज़्यादती है, सरासर जुल्म। जो दिमाग बड़े बड़े मुल्की मसलों को हल करने में दिन रात लगा रहता है, जो दिमाग डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, परवानों, हुक्मनामों, नक्शों वगैरह के बोझ के तले दबा जा रहा हो, उसके नज़दीक मुझ जैसे खाक के पुतले की हस्ती ही क्या। मच्छर अपने आप को चाहे हाथी ही क्यों न समझ ले, बैल के सिंग को उसकी क्या खबर। मैंने दबी ज़बान में कहा, हुजूर के कदम बोशी के लिए हाजिर हुआ हूँ। बड़े बाबू गरजे, क्या काम है? अब की बार मेरे रोए खड़े हो गए। खुदा के फजल से शरीफ आदमी हूँ। जिन दिनों कॉलेज में था, मेरे दिल डॉल, मेरी बहादुरी, मेरी दिलेरी की धूम थी। हॉकी का कप्तान, फुटबॉल टीम का नायाब कप्तान और क्रिकेट का जनरल था। कितने ही गोरों के जिस्म पर अब भी मेरी बहादुरी के दाग बाकी होंगे। मुमकिन है कि 2-4 अभी बैसाखियाँ लिए चलते हों या रेंगते हों। बम्बई क्रॉनिकल और टाइम्स में मेरे गेंदों की धूम थी। मगर इस वक्त बाबू साहब की गरज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए बोला, हुजूर की कदमबोसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। बड़े बाबू ने अपना स्लीपरदार पैर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शौक से लीजिए, यह कदम हाजिर है, जितने बोसे चाहे लीजिए। बेहिसाब मामले हैं, मुझसे कसम ले लीजिए जो मैं गिनूँ। आपका जब तक मुंह न थक जाए लिए जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी का और क्या मौका होगा। औरों को जो बात बड़े जब तब बड़े संयम व्रत से मिलती है, मुझे बैठे बिठाए मिल रही है। मैं कितना खुशनसीब हूँ। आप अपने दोस्त, आत्मीय, स्वजन जो हों उन सब को ले आए तो और भी अच्छा। मेरे यहाँ सबको छूट है। हंसी के पर्दे में यह जो जुल्म बड़े बाबू कर रहे थे, उस पर शायद अपने दिल में उनको नाज हो। इस मनहूस तकदीर का बुरा हो जो इस दरवाजे का भिखारी बनाए हुए है। जी में तो आता है कि हजरत के बढ़े हुए पैर खींच लूँ और आपको ज़िंदगी भर के लिए सबक दे दूँ कि बदनसीबों से दिल लगी करने का यही मज़ा है। मगर बदनसीबी अगर दिल पर ज़ब्र न कराए, ज़िल्लत का एहसास न पैदा करे, तो वह बदनसीबी क्यों कहलाए। मैं भी एक ज़माने में इसी तरह लोगों को तकलीफ़ पहुँचाकर हंसा करता था। उस वक्त इन बड़े बाबुओं की मेरी निगाह में कोई हस्ती न थी। कितने ही बड़े बाबुओं को रुलाकर छोड़ा था। कोई ऐसा प्रोफेसर न था जिसका चेहरा मेरी सूरत देखते ही पीला न पड़ जाता हो। हजार रुपया पाने वाले प्रोफेसरों की मुझसे कोर दबती थी। ऐसे क्लर्कों को मैं समझता ही क्या था। लेकिन अब वह ज़माना कहाँ। दिल में पछताया कि नाहक ही कदमबोसी का लफ्ज़ ज़बान पर लाया। मगर अपनी बात भी कहना ज़रूरी था। मैं पक्का इरादा करके आया था कि उस ड्योढ़ी से आज कुछ न कुछ लेकर ही उठूँगा।
मेरे धीरज और बड़े बाबू के इस तरह जानबूझकर अनजान बनने में रस्साकसी थी। दबी जबान से बोला, हुजूर, ग्रेजुएट हूँ। शुक्र है, हजार शुक्र है। बड़े बाबू हंसे जैसे हंसी की हांडी उबल पड़ी हो। मेरा माथा रगड़ना आखिर कहाँ तक असर न करता। मेरे कान बड़ी बेकरारी से वे लफ्ज़ सुनने को बेचैन हो रहे थे जिनसे मेरी रूह को खुशी होगी, मगर आह, जितनी मायूसी इन कानों को हुई है उतनी शायद पहाड़ खोदने वाले फरहाद को भी न हुई होगी। वह मुस्कुराहट न थी, मेरी तकदीर की हंसी थी। हुजूर ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है। देश के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरी दिली तमन्ना है कि देश का हर एक नौजवान ग्रेजुएट हो। ये ग्रेजुएट ज़िंदगी के जिस मैदान में जाएं, उस मैदान को तरक्की ही देंगे। ग्रेजुएट में सच और झूठ की परख, निगाह का फैलाव और जांचने तौलने की काबिलियत होना ज़रूरी बात है। मेरी आंखें तो ग्रेजुएटों को देखकर नशे के दर्जे तक खुशी से भर उठती है। आप भी खुदा के फजल से अपनी किस्म की बहुत अच्छी मिसाल हैं, बिल्कुल अप टू डेट। यह शेरवानी तो बरकत एंड कंपनी के दुकान की सिली हुई होगी। जूते भी डॉसन के हैं, ब्लैक बर्ड पेन भी है, वेस्ट एंड की रिस्ट वॉच भी है। क्या बात है। हाय तकदीर, हाय तकदीर। अगर जानता कि यह शेरवानी और फाउंटेन और रिस्ट वॉच यूँ मजाक का निशाना बनेगी तो दोस्तों का एहसान क्यों लेता। नमाज बख्शवाने आया था, रोज़े गले पड़े। किताबों में पढ़ा था, गरीबी का हुलिया ऐलान है अपनी नाकामी का, न्योता देना है अपनी ज़िल्लत को। तजुर्बा भी यही कहता था। चीथड़े लगे हुए भिखमंगों को कितनी बेदर्दी से दुत्कारता हूँ, लेकिन जब कोई हजरत सूफ़ी साफ़ी पहने हुए, लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखेरे हुए, संदली रंग का नीचा कुर्ता पहने हुए कमरे में आ पहुँचते हैं तो मजबूर होकर उनकी इज्जत करनी ही पड़ती है। पुरानी कहावत है, भेस से ही भीख मिलती है। पर आज यह बात गलत साबित हो गई। आज बीवी साहिबा की वह सीख याद आ गई जो उसने चलते वक्त दी थी। क्यों अपनी बेकार में बेइज्जती कराने जा रहे हो। वह साफ समझ लेंगे कि मांगे चांगे की ठाठ है। ऐसे रईस होते तो मेरे दरवाजे पर क्यों आते। उस वक्त मैंने बीवी की सीख को उसकी कम अकल और उसका गंवारपन समझा था, पर अब मालूम हुआ कि गंवारी भी कभी कभी सूझ की बातें करती हैं। मगर अब पछताना बेकार है। मैंने अजीज़ी से कहा, हुजूर, कहीं मेरी भी परवरिश फरमाइए। बड़े बाबू ने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का कोई दूसरा जानवर हूँ, और बहुत दिलासा देने के लहजे में बोले, आपकी परवरिश खुदा करेगा, वही सबका रज़्ज़ाक है। दुनिया जब से शुरू हुई तब से तमाम शायर, हकीम और औलिया यही सिखाते आए हैं कि खुदा पर भरोसा रख, और हम हैं कि उनकी हिदायत को भूल जाते हैं। लेकिन खैर, मैं आपको नेक सलाह देने में कंजूसी न करूँगा। आप एक अखबार निकाल लीजिए। यकीन मानिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, और आप तो खुदा के फजल से ग्रेजुएट हैं। स्वादिष्ट तिलाओं और स्तंभन बूटियों के नुस्खे लिखिए। तिब्बे अकबर में आपको 1000 नुस्खे मिलेंगे। लाइब्रेरी में जाकर नकल कर लाइए और अखबार में नए नाम से छपवाइए। कोक शास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर न पढ़ा हो तो एक बार और पढ़ाइए, और अपने अखबार में शादी के मर्ज़ों के तरीके लिखिए। ख्याल रहे कि यह काम हकीमाना अंदाज से किया जाए। व्यापारी और हकीमाना अंदाज में बहुत फ़र्क है। व्यापारी सिर्फ अपनी दवाओं की तारीफ़ करता है। हकीम परिभाषाओं और सुक्तियों को खोलकर अपने लेखों को इल्मी रंग देता है। व्यापारी की तारीफ़ से लोग चिढ़ते हैं, हकीम की तारीफ़ भरोसा दिलाने वाली होती है। अगर इस मामले में कुछ समझने बूझने की ज़रूरत हो तो रिसाला दरवेश हाजिर है। अगर इस काम में आपको कुछ भी दिक्कत मालूम होती हो तो स्वामी श्रद्धानंद की खिदमत में जाकर शुद्धि पर आमादगी जाहिर कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी खातिर तवज्जो होती है। इतना समझाए देता हूँ कि शुद्धि के लिए फ़ौरन तैयार न हो जाइएगा। पहले दिन तो 2-4 हिंदू धर्म की किताबें मांग लाइएगा। 1 हफ्ते के बाद जाकर कुछ ऐतराज़ कीजिएगा, मगर ऐतराज़ ऐसा हो जिसका जवाब आसानी से दिया जा सके। इससे स्वामी जी को आपकी छानबीन और जानने की ख्वाहिश का यकीन हो जाएगा। बस आपकी चांदी है। इसके बाद आप इस्लाम की मुखालिफत पर 1-2 मजमून या मजमूनों का सिलसिला
किसी हिंदू रिसाले में लिख देंगे तो आपकी ज़िंदगी और रोटी का मसला हल हो जाएगा। इससे भी एक सरल नुस्खा है, तबलीगी मिशन में शरीक हो जाइए। किसी हिंदू औरत, खास करके नौजवान बेवा पर डोरे डालिए। आपको यह देखकर हैरत होगी कि वह कितनी आसानी से आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। आप उसकी अंधेरी जिंदगी के लिए मशाल साबित होंगे। वह उज़ नहीं करती, शौक से इस्लाम कबूल कर लेगी। बस आप शहीदों में दाखिल हो गए। अगर ज़रा एहतियात से काम करते रहे तो आपकी ज़िंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। एक ही खेवे में दिनों दुनिया दोनों ही पार हैं। जनाब लीडर बन जाएंगे। वल्लाह एक हफ्ते में आपका नाम नामी गिरामी लोगों में शुमार होने लगेगा। दीन के सच्चे पैरोकार। हजारों सीधे साधे मुसलमान आपको दीन की डूबती हुई कश्ती का मल्लाह समझेंगे। फिर खुदा के सिवाय और किसी को खबर न होगी कि आपके हाथ क्या आता है और वह कहाँ जाता है। और खुदा कभी राज नहीं खोला करता, यह तो आप जानते ही हैं। ताज्जुब है कि इन मौक़ों पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती। मैं तो बुढ़ा हो गया और अब कोई नया काम सीख नहीं सकता, वरना इस वक्त लीडरों का भी लीडर होता। इस आग की लपट जैसे मजाक ने जिस्म में शोले पैदा कर दिए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरज हाथ से छूटा जा रहा था, मगर सिर झुकाकर खड़ा रहा। जितनी दलीलें दिमाग में कई दिनों से चुन चुन कर रखी थी, सब धरी की धरी रह गई। बहुत सोचने पर भी कोई नया पहलू ध्यान में न आया। यूँ खुदा के फजल से बेवकूफ़ या कुंद जहन नहीं हूँ, अच्छा खासा दिमाग पाया है। इतने सोच विचार से तो कोई अच्छी सी गज़ल हो जाती। पर तबीयत ही तो है ना, न लड़ी। इत्तेफाक से जेब में हाथ डाला तो अचानक याद आया कि सिफारिशी खतों का एक पोथा भी साथ लाया हूँ। रौब का दिमाग पर क्या असर पड़ता है आज इसका तजुर्बा हो गया। उम्मीद से चेहरा फूल की तरह खिल उठा। खतों का पुलिंदा हाथ में लेकर बोला, हुजूर यह चंद खत हैं, इन्हें मुलाहिजा फरमा लें। बड़े बाबू ने बंडल लेकर मेज पर रख दिया और उस पर एक उड़ती हुई नज़र डालकर बोले, आपने अब तक इन मोतियों को क्यों छुपा कर रखा था? मेरे दिल में उम्मीद की खुशी का एक हंगामा बरप गया। जबान जो बंद थी खुल गई। उमंग से बोला, हुजूर की शान शौकत ने मुझ पर इतना रौब डाल दिया और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मुझे इन खतों की याद ही न रही। हुजूर से मैं बिना नमक मिर्च लगाए सब सच सच कहता हूँ। मैंने इनके लिए किसी तरह की कोई कोशिश या सिफारिश नहीं की, किसी तरह की कोई भागदौड़ भी नहीं की। बड़े बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करने में भी अपनी ताकत खर्च करते तो भी मैं आपको इसके लिए बुरा भला न कहता। आप बेशक बड़े खुशनसीब हैं कि यह नायाब चीज़ आपको बेमांगे मिल गई। इसे ज़िंदगी के सफ़र का पासपोर्ट समझिए। वाह, आपको खुदा के फजल से एक कदरदान नसीब हुए हैं। आप ज़हीन हैं, सीधे सच्चे हैं, बेलौस हैं, फरमाबरदार हैं। उफ हो, आपके गुणों की तो कोई इंतहा ही नहीं। कसम खुदा की, आप में तो तमाम भीतरी और बाहरी कमाल भरे हुए हैं। आप में सूझबूझ, गंभीरता, सच्चाई, चौकसी, कुलीनता, शराफत, बहादुरी सभी गुण मौजूद हैं। आप तो नुमाइश में रखे जाने के काबिल मालूम होते हैं कि दुनिया आपको हैरत की निगाह से देखे और दांतों तले अंगुली दबाए। आज किसी भले का मुंह देखकर उठा था कि आप जैसे पाकीज़ा आदमी के दर्शन हुए। यह वे गुण हैं जो ज़िंदगी के हर मैदान में आपको शोहरत की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी आप जैसे गुणियों की शान के काबिल नहीं। आपको यह कब गवारा होगा? इस दायरे में आते ही आदमी बिल्कुल जानवर बन जाता है। बोलिए, आप इसे मंजूर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मैंने डरते डरते कहा, जनाब जरा इन लफ्ज़ों को खोलकर समझा दीजिए। आदमी के जानवर बन जाने से आपकी क्या मंशा है? बड़े बाबू ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई पेचीदा बात न थी जिसका मतलब खोलकर बताने की ज़रूरत हो। तब तो मुझे बात करने के अपने ढंग में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। इस दायरे के उम्मीदवारों के लिए सबसे ज़रूरी और लाजमी सिफत है सूझबूझ। मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह इस लफ्ज़ से अदा होता है या नहीं। इसका अंग्रेज़ी लफ्ज़ है इंट्यूशन, इशारे के असली मतलब को समझना। मसलन अगर सरकार बहादुर
यानी जिला हाकिम को शिकायत हो कि आपके इलाके में इनकम टैक्स कम वसूल होता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि उसमें अंधाधुंध इजाफा करें, आमदनी की परवाह न करें। आमदनी का बढ़ना आपकी सूझबूझ पर मुनहसर है। एक हल्की सी धमकी काम कर जाएगी और इनकम टैक्स दुगुना तिगुना हो जाएगा। यकीनन आपको इस तरह अपना ज़मीर बेचना तो गवारा न होगा। मैंने समझ लिया कि मेरा इम्तहान हो रहा है। आशिकों जैसे जोश और सरगर्मी से बोला, मैं तो इसे ज़मीर बेचना नहीं समझता, या तो नमक का हक है। मेरा ज़मीर इतना नाजुक नहीं है। बड़े बाबू ने मेरी तरफ कदरदानी की निगाह से देखकर बोला, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आप मुझे होनहार मालूम होते हैं, लेकिन शायद यह दूसरी शर्त आपको मंजूर न हो। इस दायरे के मुरीदों के लिए यह दूसरी शर्त है कि वह अपने आप को भूल जाए। आया कुछ आपकी समझ में? मैंने दबी जबान में कहा, जबान को तकलीफ होगी, मगर ज़रा फिर इसको खोलकर बता दीजिए। बड़े बाबू ने त्योरियों पर बल देते हुए कहा, जनाब, यह बार बार का समझाना मुझे बुरा मालूम होता है। मैं इससे ज़्यादा आसान तरीके पर ख्यालों को जाहिर नहीं कर सकता। अपने को भूल जाना बहुत ही आम मुहावरा है। अपनी खुदी को मिटा देना, अपनी शख्सियत को फना कर देना, अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देना। आपकी वज़ा कज़ा से, आपके बोलने बात करने के ढंग से और आपके तरीक़ों से आपकी हिंदियत मिट जानी चाहिए। आपके मजहबी और अखलाकी असरों का बिल्कुल गायब हो जाना ज़रूरी है। मुझे आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि इस समझाने पर भी आप मेरा मतलब नहीं समझ सके। सुनिए, आप गालिबन मुसलमान हैं। शायद आप अपने अकीदों के बहुत पक्के भी हों। आप नमाज और रोज़े के पाबंद हैं। मैंने फ़ख्र से कहा, मैं इन चीज़ों का उतना ही पाबंद हूँ जितना कोई मौलवी हो सकता है। मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, सिवाय उन वक्तों में जब मैं बीमार था। बड़े बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आपके अच्छे अखलाक ही कह देते हैं, मगर इस दायरे में आकर आपको अपने अकीदे और अमल में बहुत कुछ छाट काट करनी पड़ेगी। यहाँ आपका मजहबियत का जामा अख्तियार करेगा। आप भूल कर भी अपनी पेशानी को किसी सजदे में न झुकाएं, कोई बात नहीं। आप भूल कर भी जात के झगड़े में न फंसे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने मजहब के नाम पर फरियाद करने के लिए हमेशा आगे रहना और दूसरों को आमादा करना होगा। अगर आपके ज़िले में 2 डिप्टी कलेक्टर हिंदू हैं और 1 मुसलमान, तो आपका फ़र्ज होगा कि हिज एक्सीलेंसी गवर्नर की खिदमत में एक डेपुटेशन भेजने के लिए कौम के रईसों को आमादा करें। अगर आपको मालूम हो कि किसी म्यूनिसिपैलिटी के कसाईयों को शहर के बाहर दुकान रखने की तजवीज़ पास कर दी गई है, तो आपका फ़र्ज होगा कि कौम के चौधरी को उस म्यूनिसिपैलिटी का सिर तोड़ने के लिए तहरीक करें। आपको सोते जागते उठते बैठते जात पात का राग आलापना चाहिए। मसलन इम्तिहान के नतीजों में अगर आपको मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या मुनासिब से कम नज़र आए, तो आपको फ़ौरन चांसलर के पास गुमनाम खत लिखकर भेजना होगा कि इस मामले में ज़रूर ही सख्ती से काम लिया गया है। आपको साफ साफ शब्दों में या इशारों में यह काम करने के लिए हिदायत न दी जाएगी। सब आपकी सूझबूझ पर मुनहसर होगा। आप में यह जौहर होगा तो आप एक दिन ज़रूर ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। आपको जहां तक मुमकिन हो अंग्रेज़ी में लिखना और बोलना पड़ेगा। इसके बगैर हुक्काम आपसे खुश न होंगे। लेकिन कौमी ज़बान की हिमायत और प्रचार सदा आपकी ज़बान से बराबर निकलती रहनी चाहिए। आप शौक़ से अखबारों का चंदा हज़म करें, मंगनी की किताबें पढ़ें, चाहे वापसी के वक्त किताब के चिथड़े पिथड़े होने के कारण माफ़ी ही क्यों न मांगनी पड़े, लेकिन ज़बान की हिमायत बराबर ज़ोरदार तारीफ़ों से करते रहिए। खुलासा यह कि आपको जिसका खाना होगा उसका गाना होगा। आपको बातों से, काम से और दिल से अपने मालिक की भलाई में और मजबूती से उसको जमाए रखने में लगा रहना पड़ेगा। आप अगर यह ख्याल करते हो कि मालिक की खिदमत के जरिए कौम की खिदमत करूँगा, तो यह झूठ बात है, पागलपन है, हिमाकत है। अब आप मेरा मतलब तो समझ गए होंगे। फरमाइए, आप इस हद तक अपने आप को भूल सकते हैं? मुझे जवाब देने में ज़रा देरी हुई। सच यह है कि मैं भी आदमी हूँ और 20वीं सदी का आदमी हूँ। मैं बहुत जागा हुआ न सही, मगर बिल्कुल सोया हुआ भी नहीं हूँ।
मैं भी अपने मुल्क और कौम को बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। मैंने तारीख पढ़ी है और उससे इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मजहब दुनिया में सिर्फ एक है और उसका नाम है दर्द। मजहब की मौजूदा सूरत धड़ेबंदी के सिवाय और कोई हैसियत नहीं रखती। खतने या चोटी से कोई बदल नहीं जाता। पूजा के लिए मस्जिद मंदिर की मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझता हूँ। हाँ, यह मानता हूँ कि घमंड और खुदगर्जी को दबाए रखने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। इसीलिए नहीं कि मुझे उनसे जन्नत मिलेगी या मेरी मुक्ति होगी, सिर्फ इसलिए कि मुझे दूसरों का हक छीनने से नफरत होगी। मुझ में खुद ही का खासा जज मौजूद है। यूँ अपनी खुशी से कहिए तो आपकी जूतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन हुकूमत की बर्दाश्त नहीं है। महकूम बनना शर्मनाक समझता हूँ। किसी गरीब को जुल्म का शिकार होते देख मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। किसी से दब कर रहने से मर जाना बेहतर समझता हूँ, लेकिन ख्याल हालातों पर तो फतह नहीं पा सकता। रोज़ी फिक्र तो सबसे बड़ी। इतने दिनों बाद बड़े बाबू की निगाहे करम को मैं अपनी ओर मुड़ता देखकर इसके सिवाय कि अपना सिर झुका दूं, दूसरा क्या कर सकता था। बोला, जनाब मेरी तरफ से भरोसा रखें, मालिक की खिदमत में अपनी तरफ से कुछ उठा न रखूंगा। गैरत को फना कर देना होगा। मंजूर। शराफत के जज्बों को उठाकर ताक पर रख देना होगा। मंजूर। मुखबिरी करनी पड़ेगी। मंजूर। तो बिस्मिल्लाह, कल से आपका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में लिख लिया जाएगा। मैंने सोचा था कल से कोई जगह मिलेगी। इतनी जिल्लत कबूल करने के बाद रोजी की फिक्र से आज़ाद तो हो जाऊंगा। अब यह हकीकत खुली, बरबस मुंह से निकला, और जगह कब तक मिलेगी? बड़े बाबू हंसे, वही दिल दुखाने वाली हंसी जिसमें तौहीन का पहलू खास था। जनाब मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई फ़कीर दरवेश नहीं। बेहतर है इस सवाल का जवाब आप किसी औलिया से पूछें। दस्तरखान बिछा देना मेरा काम है। खाना आएगा तो वह आपके हलक में चला जाएगा। यह पेशिन गोई मैं नहीं कर सकता। मैंने मायूसी के साथ कहा, मैं तो इससे बड़ी इनायत का मुंतज़िर था। बड़े बाबू कुर्सी से उठकर बोले, कसम खुदा की आप परले दर्जे के कुड़मगज आदमी हैं। आपके दिमाग में भूसा भरा है। दस्तरखान का आ जाना आप छोटी बात समझते हैं। इंतज़ार का मज़ा अपनी निगाह में कोई चीज़ ही नहीं। इंतज़ार में इंसान उम्रें गुजार देता है। अमलों से आपका परिचय हो जाएगा। मामले बिठाने सौदे पटाने के सुनहरे मौके हाथ आएंगे। हुक्काम के लड़के को पढ़ाइए। अगर गंडे ताबीज का फन सीख लीजिए तो आपके हक में बहुत मुफीद हो। कुछ हकीमी भी सीख लीजिए। अच्छे होशियार सुनारों से दोस्ती पैदा कीजिए, क्योंकि आपको उनसे अक्सर काम पड़ेगा। हुक्काम की औरतें आपके ही मार्फत अपनी ज़रूरतें पूरा कराएंगी। मगर इन सब लटकों से ज़्यादा कारगर एक और लटका है। अगर वह हुनर आप में है तो यकीनन आपके इंतज़ार की मुद्दत कुछ कम हो सकती है। आप बड़े बड़े हाकिमों के लिए तफरीह का सामान जुटा सकते हैं। बड़े बाबू मेरी तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुराए। तफरीह के सामान से उनका क्या मतलब है यह मैं नहीं समझ सका, मगर पूछते हुए भी डर लगता था कि कहीं बड़े बाबू फिर से बिगड़ न जाएं और मामला खराब न हो जाए। एक बेचैनी किसी हालत में ज़मीन की तरफ ताकने लगा। बड़े बाबू ताड़ तो गए कि इसकी समझ में मेरी बात नहीं आई, लेकिन अब की उनकी त्योरियों पर बल न पड़े, ना ही उनके लहजे ने हमदर्दी की झलक फरमाई। यह तो गैर मुमकिन है कि आपने बाजार की सैर न की हो। मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं हुजूर, बंदा इस कूचे को बिल्कुल नहीं जानता। बड़े बाबू, तो आपको इस कूचे की खाक छाननी पड़ेगी। हाकिम भी आँख कान रखते हैं। दिन भर की दिमागी थकन के बाद स्वभावतः रात को उनकी तबीयत तफरीह की तरफ झुकती है। अगर आप उनके लिए आँखों को अच्छा लगने वाले रूप और कानों को भाने वाले संगीत का इंतज़ाम सस्ते दामों में करा सके तो। मैंने किसी कदर तेज़ होकर कहा, आपके कहने का क्या मतलब है कि मुझे रूप की मंडी की दलाली करनी पड़ेगी? बड़े बाबू, तो आप तेज क्यों होते हैं? अगर अब तक इतनी छोटी सी बात भी आप नहीं समझे तो मेरा कसूर है या आपकी अकल का? मेरे जिस्म में आग लग गई।
जी में आया कि बड़े बाबू को दो चार हाथ दिखाऊं, मगर घर का ख्याल आ गया। बीवी की इंतज़ार करती हुई आंखें और बच्चों की भूखी सूरतें याद आ गई। जिल्लत का एक दरिया हलक के नीचे ढकेलते हुए बोला, जी नहीं, मैं तेज नहीं हुआ था, ऐसी बेअदबी मुझसे हो ही नहीं सकती। आंखों में आंसू भरकर, ज़रूरत ने मेरी गैरत को मिटा दिया है। आप मेरा नाम उम्मीदवारों में दर्ज करा दें। हालात मुझसे जो कुछ करवाएंगे वह सब करूँगा और मरते दम तक आपका एहसानमंद रहूँगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हों तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।